नया IBN 7 हौसला है। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दे। जलता है तो जलने दे, हम आस लगाए बैठे हैं, करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। जलता है दिल, जलता है दिल, जलता है। राहुल गांधी को गए 46 दिन बीत चुके हैं और उनके आने का इंतजार कांग्रेसियों को है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वो कब आ रहे हैं। इस 1.5 महीने के दौरान कांग्रेस नई जमीन पर उम्मीदों की नई फसल उगाने की भरसक कोशिश कर रही है। इस दौरान साथ नहीं मिला तो बस राहुल गांधी का। उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जिनसे बहुत आशाएं हैं कांग्रेस को। बीजेपी ने बेंगलुरु में राहुल पर एक तंजिया लहजे में एक और वार कर इस पूरी गायब लीला के घाव को एक बार फिर कुरेदा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के युवराज को देखे एक अरसा हुआ उस आवाज को सुने जिसमें हर दूसरी लाइन में वो भैया बोलते थे। एक अरसा हुआ किसी नेता को बाहें चढ़ाता देखे। एक अरसा हुआ दाढ़ी में कार्यकर्ताओं के बीच कदम ताल करते नेता को देखे। एक अरसा हुआ उस नेता को देखे जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद को संभाल रहा है। बजट सत्र भले ही खत्म हो गया, लेकिन नजरें भविष्य के उस नेता के दीदार को तरसती रह गईं, जिस पर कांग्रेस वारी वारी जाती है। 46 दिनों से कोई अता पता नहीं, पार्टी के धुरंधरों को भी हवा नहीं। 18 फरवरी से ही राहुल बाबा छुट्टी पर हैं, या कहें आत्मचिंतन के लिए एकांत की तलाश में गए हैं। देश भर में घूमकर किसानों से बात करती मां सोनिया के पैर में कांटे चुभ रहे हैं, तो बेटे राहुल पर बयानों के शूल बरस रहे हैं। जब ये हलचल तेज हो ही रही थी, ये माहौल बन ही रहा था कि राहुल गांधी वापस आ रहे हैं। लड़ाई के हथियार जमा करती कांग्रेस के हाथ मजबूत करने लौट रहे हैं। तभी बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की कमजोर नस दबा दी। भूमि अधिग्रहण से लेकर गिरिराज के बयान पर घिरी बीजेपी ने बेंगलुरु में जब अपना महामंथन शुरू किया, तो इस मंथन से राहुल पर अमृतवाणी के तौर पर बयान भी बरस गया। विपक्ष आज हताश है, निराश है, दिशाहीन है। जो हमारे है नहीं ऐसे कमियों को ढूंढ रहा है, जो नहीं है ऐसे दो कमियों को ढूंढो मत। ढूंढना है तो अपने नेता को ढूंढो। कांग्रेस को यह नसीहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की है, बस निकली जावड़ेकर की जुबान से है। इस बयान पर जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, उससे तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। हमेशा की तरह दिग्विजय सिंह ने जवाब का मोर्चा संभाला। दरअसल दिग्गी युवराज के सबसे वफादार सिपहसालारों में शुमार किए जाते हैं, और इस मौके पर उन्होंने खुद को राहुल की सेना का सिपाही बताने में गुरेज भी नहीं किया। ऐसा है, राहुल गांधी जी के सिपाही लोग हम सब मौजूद तो हैं आपके बीच में। कब तक आने की संभावना है? जी, कब तक सामने आने की संभावना? सामने हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। चर्चा ये भी है कि जिन चुनिंदा लोगों को राहुल के ठिकाने की जानकारी है, उनमें से दिग्विजय भी एक है। जवाबी हमले की शुरुआत दिग्विजय ने जरूर की, लेकिन नंबर बढ़ाने की ताक में रहने वाले बाकी नेता भला कैसे पीछे रहते। महिला के ऊपर हमला हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो काले धन के बारे में बात कर रहा था, ये सब कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में चिंतित करना है। हमारे नेता कहाँ हैं,
वो है, इसके बारे में चिंता करने का जरूरी नहीं है तो अमित शाह को। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अमेठी में राहुल के लापता होने के पोस्टर चिपक गए थे। सियासी शोर थमता इससे पहले ही झांसी और बुलंदशहर में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी राहुल की गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दिए। इनाम का ऐलान तक हो गया। सियासी पारा चढ़ता रहा। गिरिराज के बोल पर हताश कार्यकर्ताओं ने हिम्मत पटोरी। मनमोहन को बतौर आरोपी कोर्ट में पेशी पर मचे बवाल के बीच ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले भी सड़क पर उतर आए। भूमि अधिग्रहण पर भी खूब जोर आजमाइश हुई, लेकिन राहुल बाबा नहीं लौटे तो नहीं ही लौटे। अब चर्चा है कि 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली से पहले वो दिल्ली में होंगे, लेकिन तब तक न जाने कितने और बयानों के वार पलटवार से उनके सिपहसालारों को जूझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बीम अफजल, बीजेपी नेता जयनारायण व्यास, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया, जेडीयू के नेता अली अनवर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह। बीम अफजल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कार्यकारिणी की यह बैठक है और उसमें कांग्रेस पर सीधा हमला, और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं हमारी गलतियां कांग्रेसी ना ढूंढे, वो ये बस ढूंढ ले कि उनके नेता कहां हैं, राहुल गांधी कहां हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग हुई उसके अंदर वो राहुल जी मुक्त भी नहीं बना सके, और उनके सर पर राहुल जी का भूत वहाँ पर भी सवार है। जहाँ तक ढूंढने की बात है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमें तो मालूम है वो कहाँ है। अब इनको अगर ढूंढने की ज़रूरत है तो अपनी कमियों को तलाश करें। चिंतन कर रहे हैं, अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा वहां पर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं राहुल जी। अफजल साहब, क्या 12 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, वापस कंफर्म कर सकते हैं जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं? सोनिया जी इतने छा गए हैं जी, मैं इसे बिल्कुल कंफर्म नहीं करूंगा, इसलिए कि इसको जरूरत हम नहीं समझते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर लीडरों को ढूंढे। अडवाणी जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जी जोशी जी कहाँ हैं, और अभी आपने सिमरती जी को दिखाया कि वो गोवा में थी, छुट्टियां शायद मना रही थी, और यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव चल रही है, और उनको तलाश करें गिरिराज किशोर जी को कहाँ हैं, और उस तरह के जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है, उनको तलाश करें, उनसे पूछें इस चिंतन शिविर में कि भाई आपको क्या हो गया। हम तो सबका साथ सबका विकास लेने की बात चले थे और 50% महिलाओं को तुमने खिलाफ कर लिया। हम शानदार फॉरेन पॉलिसी लेकर के चले थे, तुमने पूरे अफ्रीका को हमारे खिलाफ कर दिया। जरा चिंतन ये अपना करें, हमारी तरफ लोगों की अटेंशन डाइवर्ट ना करें। और मैं एक बात बता दूं आपको, मैं ये उल्टे होकर भी लटक जाएं, ये किसान विरोधी कहलाएंगे, कहलाए जा रहे हैं और कहलाए जाते रहेंगे जब तक ये ओरिजिनल बिल को नहीं। अफजल साहब बिल्कुल तीखे बाण लेकर तैयार होकर आए हैं और सीधा हमला उन्होंने आप पर किया है। देखिए, भीम अफजल साहब जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूं। बात उनकी जो है वो हम ही चिंता करनी चाहिए। हमारी हम चिंतन और चिंता दोनों कर रहे हैं। भीम अफजल साहब, आपको जवाब देना है इस देश की जनता को कि एक जनता का बाकायदा चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां है। बजट सेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेशन में आपकी पार्टी का उप प्रमुख, एक जिम्मेवार मुखिया कहां है? अगर आपको मालूम नहीं तो साफ साफ बताइए ना कि हमें मालूम नहीं है। बात वहां खत्म हो जाती है। आप देखिए, एक बार एक एमपी कैसे भी चुनता है, पूरे देश का एमपी बन जाता है वो। अब ये एक कंस्टिट्यूंसी का एमपी नहीं रहता। तो आपके शहजादे गुम है, कहीं आपके प्रमुख साहब गुम है, तो कहाँ है? आप उसकी चिंता करें। हम तो हमारी कर रहे हैं, पहले भी समझाया मोदी जी को भी और आपको भी समझा रहा हूं। मेंबरशिप दुनिया की किसी भी पार्टी में आगे बढ़ गई। आपकी तो मेंबरशिप भी गिरती जा रही है। जी अफजल साहब, शहजादे नहीं है, शहीदजादे हैं। पहले तो ये बता दूं मैं इनको, शहीदजादे को शहीदजादा बोलिए, शहजादा मत बोलिए।
और इतना अपने हवास पर राहुल जी का भूत और सोनिया जी का भूत सवार मत कीजिए कि आपने कहा नेशनल जो शिविर है वो खाली नेहरू परिवार शिविर को चिंता में खत्म हो जाए पूरा। किसी भी भीम अफजल साहब, किसी भी होनार बेटे को राजकुमार या शहजादा कहा जाता है। अब आपको नहीं कहना है राहुल जी को, तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम शहीदजादा कहेंगे। आप राहुल जी को अगर शहजादा या राजकुमार नहीं कहना चाहते, हम तो चाहेंगे हमारे बेटे को कोई राजकुमार कहे, शहजादा कहे। हम गौरवान्वित होते हैं जब बेटा वो तरक्की करता है, वो लेवल पे जाता है, तो वो जीते हैं, उसको खिताब मिलता है। उनको अब आप राहुल जी को नहीं कहना चाहते, आपकी मर्जी है। खैर, हम वापस ले लेते हैं। अमित शाह की तरह नॉमिनेट नहीं किया गया है मोदी जी के हाथों। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ रहे। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया भी है। सुधीन जी, क्या बीजेपी इस बात में दम है कि अगर कोई इतना वरिष्ठ नेता है, खासतौर पे जैसे राहुल गांधी, जिनसे कांग्रेस को इतनी आशाएं हैं, तो देश को पता होना चाहिए कि कब वो कहां रहते हैं? बीच में लंबे लंबे वक्फे के लिए वो गायब हो जाते हैं और ये एक बहुत लंबा वक्फा हो गया है। देखिए, संदर्भ कई हैं इसमें। इस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक गोवा में चल रही है। वहां उनके प्रधानमंत्री से लेकर अन्य तमाम सभी राष्ट्रीय नेता मौजूद हैं। देश भी उनके प्रति बड़ी चिंता के साथ और आशा भरी निगाहों से भी देख रही है। वो जानना चाहती है कि 1 वर्ष लगभग हो गया उनको सरकार में आए हुए, और उन्होंने जो महत्वपूर्ण वायदे किए थे, विशेषकर कालाधन को लेकर, उन्होंने ये भी कहा था कि 100 दिनों के अंदर हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अब 1 वर्ष हो गया है, 100 दिन छोड़ दीजिए, 365 दिन गुजर गए हैं, पर अभी भी 365 रुपए नहीं आए हैं। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा था कि 56 इंच का सीना है चाहिए देश की रक्षा के लिए, देश को बदलने के लिए। तो हम देख रहे हैं आए दिन रोज पूर्वी भारत के जो सीमाएं हैं वहां से लेकर कश्मीर तक हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, और जिनके साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं वो लोग पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वो लोग ये धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि हमको आतंकवादियों की मदद से अपनी गलतियां छिपाने के लिए राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष की चिंता नहीं है। जी, जेडीयू नेता अली अनवर भी हमारे साथ हैं। अली अनवर साहब, अमित शाह तो जी मैं आता हूं आपके पास, वापस आता हूं। सरकार मैं देखिए आपने मुझसे प्रश्न किया है। जी आप बात पूरी करें। देखिए, मैं जरा सा 1 मिनट में खत्म कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, लाखों करोड़ रुपए का फसल नष्ट हो चुकी है, कई सैकड़ों किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। इन महत्वपूर्ण सवालों का भी उनको उत्तर देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बारे में निश्चित तौर पर बतलाए कि क्या हो रहा है। अली अनवर साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता। अली अनवर साहब, अमित शाह तो यहां तक कह रहे हैं कि बिहार की जनता को बीजेपी का बेसब्री से इंतजार है और विजय पताका बीजेपी बिहार में भी फहराने वाली है। आकाश जी, दिल को बहलाने का गाली भी एक ख्याल अच्छा है। अच्छा है, इसी मुगालते में रहे बीजेपी के लोग। जयनारायण जी मुस्कुरा रहे, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, तो अभी भदौरिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई व्यक्ति परक क्यों बना रहे हैं राजनीति को। मुद्दों की बात होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना आपको करनी चाहिए, आप एक नेशनल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, रूलिंग पार्टी है आपकी, और उसके जगह पर तो इसका मतलब कि जो टिप्पणी अमित शाह जी ने की, इसी तरह की बात ड्राइंग रूम में ये लोग बात करते होंगे, इसी से इंस्पायर्ड हो करके बड़बोलापन में आकर के गिरिराज सिंह जी ने उसी तरह से तंज किया था ना, राहुल जी के खिलाफ भी वो बोल रहे थे, सोनिया जी के साथ साथ राहुल पर भी। तो ये तो बात तो एक ही वेवलेंथ पर जाती है ना। आज कई दिन से पत्रकार भी मेरे यहाँ आ रहे हैं, पूछ रहे हैं
आज सुन लीजिए, अजय जी भी हमारे मित्र हैं, तो ये इस तरह के कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बिहार के हैं, गिरिराज जी कहाँ हैं, जरा हम लोग उनका भी वर्जन लेना चाहते हैं, तो उनकी भी तलाश है। तो इसीलिए इस तरह की व्यक्तिगत आक्षेप कीचड़ उछालने का कोई फायदा नहीं है। ये मुद्दों की बात करें, भदौरिया जी ने ठीक कहा कि लोग तो देख रहे हैं महंगाई कम हुई कि नहीं, ये किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, आज तक किसानों ने हत्या नहीं की थी जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 15 से 20 लाख जो ठीक कहा भदौरिया साहब ने, वो लोग खोज रहे हैं कि कब हमारे अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपया आएगा ब्लैक मनी का। इसके अलावा अब आपकी इजाजत से गवर्नेंस नाउ के संपादक आपके मित्र अजय सिंह जी के पास जा रहा हूं। अजय जी, क्या वास्तव में बीजेपी को इस वक्त चिंता है बिहार को लेके, किसानों को लेके, और क्या उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये हमले राहुल गांधी पर किए जा रहे हैं जैसे कि सारे दूसरे दल कह रहे हैं बीजेपी छोड़ के? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन ये किसी और पार्टी का तो है नहीं, भाजपा का है, और भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हमें एक्सपीरियंस है जी, उसके हिसाब से जो अध्यक्ष का भाषण होता था वो एक राजनीति कैसे होगी देश की उसके बारे में होता था। हम लोग को याद है, हम लोग वहाँ जाते थे तो बीजेपी अध्यक्ष जब भी भाषण देते थे तो उसको पढ़ के, और उसमें से कई चीज़ें ऐसी निकलती थी जो लगता था कि शायद नई चीज़ें हैं। ये हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा अध्यक्ष के भाषण इन राष्ट्रीय अधिवेशन में इसी तरह के होने लगे, और आज के दिन तरह के इसी तरह के जिसमें यानी कि पार्टी की स्ट्रैटेजी बताने की बजाय इंडिविजुअल इश्यूज, वो दूसरों पर हमले करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। रेड हेरिंग है इसको आप स्ट्रेटजी में अगर कहें तो। रेड हेरिंग यानी आपने जानबूझ के कोई एक ऐसा इशू उठाया जिसपे सारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और असली इशू से आप हट जाएंगे। लिहाजा इस समय अगर आप देखिए तो एक साल के बाद ये पहला पर बीजेपी अध्यक्ष ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा क्या लग रहा है? देखिए ना, आप एक सीधी सी बात है कि ये शासन में आने के बाद ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें कि हमें उम्मीद थी कि कई नई बातें होंगी। बीजेपी किस रास्ते जाएगी, बीजेपी किस तरह से अकेले दम पे यहाँ पे आई है, तो वो आगे रास्ते क्या होंगे। दिल्ली में हार, बिहार में इलेक्शन सामने है, ये सारी बातों पे आगे वो होगी, बात होगी। वो ना हो तो सीधे सीधे जयनारायण व्यास साहब से पूछ लेते हैं। जयनारायण जी, आप बताना चाहेंगे कि पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है और किन मुद्दों पर आपका ध्यान है? देश सबसे ज्यादा जिन बातों के बारे में चिंता कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में, बीजेपी के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या सोच है पार्टी के अंदर? देखिए, बीजेपी के बारे में ही बताया गया है। आप अगर पूरा उनका भाषण सुने तो शायद एक रेफरेंस से पूरा भाषण नहीं बनता, और मैं अजय जी के लिए ऊंचा आदर रखता हूं, मगर अजय जी, मैं आज आपसे निराश हुआ हूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही उसमें से एक भी आपको कुछ तर्क या कोई काम की नहीं लगी। जैसे कि उन्होंने जो हमारी सिद्धियां हैं, जैसे मेंबरशिप ड्राइव के बाद ये पहली मीटिंग है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो जो हमारे जो वहाँ जो वर्कर्स है, हमारे नेता है, उन लोगों को बधाई देते हुए अब हम सबसे बड़ी पार्टी बन तो गए, मगर सबसे बड़ी पार्टी बनना ही ये उपलब्धि नहीं है। उसका क्या उपयोग करना है, किस तरीके से इसको नेशन बिल्डिंग के लिए उपयोग में लाना है, आगे चल के क्या रणनीति होगी, बिहार में हमारी क्या रणनीति होगी, बाकी कई बातें उन्होंने कही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई राजनीति की, आप भारतीय जनता पार्टी की दिशा सूचन की बातें नहीं की, बातें कई की है, मगर वो निरक्षीर विवेक करता वो आपके ऊपर निर्भर है और आप सक्षम है। इसके लिए मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं आपके लिए आदर रखता हूं, पहले ही मैंने कहा। बाकी रही मेरे दोनों दोस्तों की बात, सुधीन जी की और अकबर साहब की, इनको कोई चीज सीधी नहीं दिखती तो मैं क्या करूं। अब आप ये कहते हो कि अगर इस देश में इनकम टैक्स इतना बड़ा, इतनी अगर हम वसूली कर ले तो इतना पर हेड ज्यादा वसूली होगी तो पर हेड ज्यादा खर्चा होगा। अब ये सरकारी तिजोरी में जाती है जो भी वसूली आती है, ये आपने एक वतंगड़ बना रखा है, एक अप्रचार बना रखा है कि जैसे 15 लाख का चेक आपके घर में आएगा। ये बात आप अपप्रचार के रूप में बारी बारी से क्यों कह रहे हो? किस सरकार ने जो ज्यादा वसूली की, किस सरकार ने, जो आपकी सरकारें भी राज्य में काम करती है, जहां अच्छा काम किया, जहां आपने अच्छी वसूली की,
क्या लोगों में क्या पर हेड आपने बांटा है पैसा? वो होता है कभी क्या? तो जो बातें नहीं होती है राजनीति की तोड़ मोड़ कर उसको आप राजनीति में लाना चाह रहे हैं, वो प्रजा इतनी मूर्ख तो नहीं है जितनी हम समझते हैं। वो उन लोगों ने निरक्षर जी सुधीर भदौरिया जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं। सुधीर जी, सेना मुंह तोड़ जवाब देती है, हमें गौरव होना चाहिए अपनी सेना जो सीमा पे लड़ती है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार सेना लड़ती है और हमें गौरवान्वित होना चाहिए अपनी सेना जिस तरह से जवाब दे रही है, और वक्त आने पे जो भी जवाब उचित होगा अपनी सेना सक्षम है। और आपको एक मिनट पहले सुधींद्र जी, उसके बाद मैं लौट रहा हूँ जनरल जी आपसे जवाब देने के लिए, उसके बाद मीम साहब। ये सरकार ने बड़े पैमाने पे हथियार की खरीदी के निर्णय लिए हैं और इस तरह के हथियारों से हमारी सेना के पास उपलब्धियां होगी जो अपनी सेना अपने पैर पे किसी भी तरह की कंटीजेंसी को मीट विट करने में सक्षम हो जाए। आपको ये सब चीजें नहीं दिखती, आप एक बात को पकड़ के बैठ गए हैं और जब तक आप पकड़ के बैठ गए साहब आप इजाजत दें तो सुधीर भदौरिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधीर जी, किसी ने पूछा कि आपका प्रिय कलर कौन सा है तो उनका जवाब यही था आकाश जी देखिए असल में जब तक वो काला हो, देखिए काले रंग को ही पकड़ रखा है तो सुधीर जी आप बोले। ये जो बात कह रहे हैं आकाश जी, इनको तमाम समस्याओं से इस समय बीजेपी घिरी हुई है। इनकी प्रांतों में सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है, उसमें वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दर्जनों जगह नाम इंगित हुआ है, लिस्ट में सामने साफ साफ आया है। इसी तरह से ये अभी तक इस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हमारे तमाम बहादुर सिपाही मारे जा रहे हैं और इनके सहयोग से जो वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो सीमा पार से जो आतंकवादी आकर हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं, जल्दी से जवाब ले लो सुधीर जी, कर रहे हैं। इसी तरह से आपका जवाब, फिर मैं आगे मीम साहब के पास जाता हूं। लाखों करोड़ रुपए का फसल नष्ट हुई है, किसानों की आत्महत्या हुई है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक रूपरेखा प्रस्तुत करें। सुधीर जी 3 सवाल आपने एक साथ पूछ लिया, अब जवाब ले लीजिए। विपदा आई है उसका कैसे सामना करेंगे, उन सारे सवालों को अनदेखा करके ये उसी तरह से जैसे देखिए दो बातें समझ ले सुधीर जी, आप जहां तक आप बारी बारी से कश्मीर का रेफरेंस दे रहे हैं, वहां अगर सरकार नहीं बनती तो फिर से चुनाव का हो जाता और फिर से चुनाव करना वहां कितना मुश्किल है आप जानते हैं। खर्च के अलावा अब हमने एक साझी सरकार बनाई है, हमने कभी ये नहीं कहा जो उन्होंने कहा है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कश्मीर में अगर चुनाव हो पाए, अगर ये सरकार बन पाई तो उसका प्रथम श्रेय चुनाव कमीशन को जाता है, जनता को जाता है और हमारे बहादुर जवानों को जाता है जिन्होंने चुनाव करने में सफलता दिलाई हमें। हमने कभी ये नहीं कहा साझी सरकार है, उनके कुछ तर्क होंगे, उनकी कुछ मान्यताएं होंगी, जरूरी नहीं है हम उनके साथ रहे। और आप ये भूल रहे हैं कि हम तो इनके साथ हैं। कांग्रेस ने तो एक समय पे केरला में मुस्लिम लीग के साथ सरकार अभी आप दोनों बोलेंगे तो मैं दोनों को ही नहीं सुन सकता हूँ अभी तो देखिए ये बातें न करें हम, अच्छा है। जहां तक दूसरी बात आपकी है, किसानों की बात से हमें सहानुभूति होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। माफ कीजिए, मैं थोड़ा तापमान ठंडा करने के लिए भी, ताकि हम सब सुन भी पाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा हमला किया है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया और जेडीयू के नेता अली अनवर। और स्टूडियो में मेरे साथ हैं गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह। लेकिन सबसे पहले मीम अफजल साहब आपके पास आऊंगा। कपिल सिब्बल जी एक समय कह रहे थे कि जीरो लॉस है, लेकिन प्रधानमंत्री इन दिनों देश के सामने ये बार बार रख रहे हैं कि चाहे कोयले की बात हो, चाहे स्पेक्ट्रम की बात हो, लाखों करोड़ों रुपए ट्रेजरी में आ रहे हैं। क्या ये इस सरकार की एक बड़ी सफलता नहीं है? नहीं, जो सफलता है सरकार ज़रूर बताए, लेकिन अभी यहाँ पर ये बहस हो रही थी कि क्या एक नेशनल अच्छा आप ज़्यादा समय इस पे लगाना चाहते नहीं है अधिवेशन में क्या सिर्फ इस पर इक्तफा कर लेगी, क्या इस पर इक्तफा कर लेगी कि राहुल जी पर हमला करे और सारे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करे? क्या बीजेपी इससे इनकार कर सकती है? आज उनके प्रति सबसे बड़ा सवाल ये है जो अभी यहाँ सारे लोगों ने कहा कि 15 लाख रुपए आए या नहीं आए। क्या लोगों के लिए सवाल ये नहीं है कि किसान क्यों हत्या कर रहे हैं?
क्या लोगों के लिए सवाल अहम नहीं है कि बना बनाया कानून जिस पर सबकी सहमति थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम किसान यूनियंस की सहमति थी, ठीक है, ये बातें तो आप इसी डिस्कशन में पहले रख चुके हैं, इसलिए मैं जेडीयू नेता अली अनवर साहब के पास जा रहा हूं, जो कुछ सीधा सवाल पूछना चाह रहे हैं जयनारायण व्यास जी से। दूसरी बात आकाश जी, एक अहम बात ये भी कह दूं जी कि ये जो इशू बनाया है ये मैंने नहीं बनाया, राहुल जी का सवाल, ये तो IBN 7 ने बनाया। मैं अपने दोस्त को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, मीडिया तो वही चीज बनाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। राहुल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने उसको मुद्दा बनाया है, और आपकी सारी जो पूरी कार्रवाई थी वो बट्टे खाटे में चली गई। तो ये तो आपका नुकसान है बुनियादी तौर पर। जब आप इस तरह के हमले करेंगे तो यही होगा। जैसे अभी गिरिराज जी ने कहा है, तो आजकल देश में कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, सारी और महिलाएं आपके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, पूरा आपने पूरी फॉरेन पॉलिसी का भट्टा बिठा दिया। तो आपने जो सीधा आरोप लगाया, इस पे पहले मैं जयनारायण जी से जवाब ले लेता हूं, फिर अली अनवर साहब के पास जाता हूं। जी जयनारायण साहब। नहीं, भीम अफजल साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तो मूर्ख हैं, हमने बना लिया ये इशू। आप कहते हैं कि तो सादा सीधा सा इशू है, तो आप जवाब दे दो ना। आपको तो फुल टॉस मिला है, आप उसको बाउंड्री के बाहर भेज दो। अगर सीधा साधा जवाब है, राहुल जी कहाँ है वो अगर आपको मालूम है, और ये मालूम होना जवाब भी है, सदग्रस्त आदमी है, इंसान है, हमें तलाश करने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है, हमारे पास जवाब है, आप अपनी तलाश करिए। अडवाणी जी स्पीच क्यों नहीं दे रहे, मुरली मनोहर जी क्यों नहीं बोल रहे, आपने किन लोगों को ठिकाने लगा दिया है। डिस्कशन वही चला गया जहाँ शुरू हुआ था, शुरू के 5 मिनट और अभी के ये पिछले 30 सेकंड एक जैसे, इसलिए समझने की बात है ना। अब आप दोनों की इजाजत से मैं अली अनवर साहब के पास जा रहा हूँ। अली अनवर साहब, आप सीधा सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं जयनारायण व्यास जी से? देखिए, अजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें मुद्दों की बात होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्तरहीन और हास्यास्पद बातें हो रही हैं। अब बताइए, कहाँ अमित शाह जी की तुलना हो रही है महात्मा गांधी से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से? इससे बढ़कर के स्तरहीनता और हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है। और ठीक ही आज तमाम अखबारों ने पंच लाइन के रूप में इस चीज को उठाया है, सुर्खियां बनाई है। देश आज क्या सोच रहा होगा, और ये इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से निकल रही है। ये देश किधर जा रहा है, ये लोग सोच रहे हैं किस आदमी की तुलना किस आदमी से की जा रही है। अजय सिंह जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, आपका ऑब्जर्वेशन पहले दिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गुजरा उसके ऊपर, और फिर अंत में जयनारायण साहब के पास जाऊंगा। नहीं, हमारा आशय बिल्कुल ये नहीं था कि अध्यक्ष का जो भाषण है उसमें कोई एक इशू पे हम उठाएं, तो शायद हमारी बात को ठीक से नहीं टोटलिटी में आप कैसे देखते हैं बीजेपी आज जिस स्थिति पर खड़ी है? देखिए, हमारा जो कहना वो था वो सिर्फ इतना था कि अपोजिशन अब नहीं है बीजेपी, अब 1 साल से वो सत्ता की पार्टी है। और थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो 98 में अगर आडवाणी जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे, और जब एनडीए रिजीम आई थी, अगर उस समय की स्पीच देखें, हमें लगता था कि आडवाणी जी ने उस समय जो स्पीच दी थी वो पूरा सरकार कैसे चलेगी, अपोजिशन से ट्रांजिशन कैसे रूलिंग पार्टी का हो रहा है बीजेपी में, उस पे जोर दिया था। हमें इसकी उम्मीद थी इस बार की स्पीच में, जो कि हमें दिखा नहीं। हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी ठीक ना हो। ये पूरी कर सकते ना जयनारायण व्यास साहब? आखिरी 30 सेकंड जयनारायण जी आपके। देखिए, अजय जी की बात एक हद तक मैं सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं तुलना तो होगी, और तुलना जब होती है तब एक अगले वाले जो अध्यक्ष है उनके साथ होती है। और मैं अजय जी से कहना चाहूंगा कि 2 इंसान एक सरीखे नहीं हो सकते, दोनों की कार्य पद्धति एक सरीखी नहीं हो सकती। तो अगर आप ये कहते हैं कि जिस तरह से पहले अध्यक्ष जी जो बातें करते थे और अध्यक्षीय भाषण होता था, वही भाषण अभी होना चाहिए, तो मैं मानता हूं वो तो आने वाले समय में भी शायद दूसरे अध्यक्ष आएंगे तभी भी नहीं होगा। मगर मुद्दे नहीं है उसकी बात जो करते हैं, तो शायद इंटरनेट पे मेरी करबद्ध विनती है आपको, डाउनलोड करें, 2 पेज भर के तो मुद्दे है, मेरे पास पड़ा है वो। तो ये मुद्दे नहीं वाली बात में दम नहीं है। उन्होंने अपनी तरह से अपने विचारों को, अपने तर्क को अपनी तरह से रखते हुए मुद्दे जरूर दिए हैं, किस दिशा में हमें जाना है, क्या करना है,
किस तरह से जी, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा निर्माण का क्रमशः है, समाप्त नहीं हुई है और आप में से कुछ मेहमान कल भी हमारे साथ होंगे क्योंकि कल इस कार्यकारिणी का आखिरी दिन है। इस पर आगे भी चर्चा जारी